हेलो स्टूडेंट, मैं फिर से एक बार लेकर के आया हूँ 12th हिस्ट्री का सेकेंड चैप्टर मौर्य वंश से लेकर के गुप्त वंश तक का इतिहास। इसमें हम लोग फर्स्ट क्लास किए हुए हैं, आज हम लोग सेकेंड क्लास करेंगे। फर्स्ट क्लास में हम लोग देखे हुए थे कि प्राचीन भारतीय अध्ययन का स्रोत, मगध साम्राज्य का उत्थान, है ना, और जो है क्षेत्रीय राज्यों का उत्कर्ष, ये सब हम लोग देखे हुए थे। मगध साम्राज्य में जो है हर एक वंश से लेकर के जो है नंद वंश तक का इतिहास हम लोग पढ़े हुए हैं। आज हम लोग पढ़ेंगे मौर्य साम्राज्य के बारे में पढ़ेंगे, ठीक है। आज हम लोग पढ़ेंगे मौर्य साम्राज्य के बारे में। देखिए, मौर्य साम्राज्य का स्थापना जो है चंद्रगुप्त मौर्य के द्वारा जो है 322 ईसा पूर्व में 322 ईसा पूर्व में जो है हुआ, है ना। चंद्रगुप्त जो है किसकी हत्या करके जो है मौर्य वंश का नींव रखे थे, तो वो है नंद वंश के शासक घनानंद की जो है हत्या करके जो है मौर्य वंश का नींव रखाया था। किसने रखे थे, तो चंद्रगुप्त के द्वारा रखे हुए थे। कब हुआ, तो 322 ईसा पूर्व में जो है मौर्य साम्राज्य का स्थापना हुआ था, ठीक है। चंद्रगुप्त ने जो है बहुत सारे युद्ध लड़े और अपने साम्राज्य का भी विस्तार किया, जिसमें जो है ना एक युद्ध है सेल्यूकस निकेटर और चंद्रगुप्त का, है ना। सेल्यूकस निकेटर और चंद्रगुप्त में जो है ना पराजय किसका हुआ था, तो सेल्यूकस निकेटर का पराजय हुआ था। सेल्यूकस निकेटर ने जो है हारने के बाद जो है ना अपनी बहन हेलेना का विवाह जो है चंद्रगुप्त के साथ करवाया था। और जो है सेल्यूकस निकेटर जो है दहेज के रूप में जो है चंद्रगुप्त को जो है ना सिंधु नदी के जो है पश्चिमी क्षेत्र जो है वर्तमान समय में जो हो गया पाकिस्तान, अफगानिस्तान और जो है बलूचिस्तान को जो है ना दहेज के रूप में जो है सेल्यूकस निकेटर जो है चंद्रगुप्त मौर्य को दिए हुए थे, ठीक है। इसके साथ साथ जो है ना लगभग 1000 हाथी और जो है ना 50,000 घोड़े जो है ना दहेज के रूप में दिए हुए थे। किसको, सेल्यूकस निकेटर जो है चंद्रगुप्त मौर्य को दिए हुए थे, ठीक है। अब आता है इसका एक पुत्र हुआ, चंद्रगुप्त का एक पुत्र हुआ बिंदुसार इसका नाम कैसे पड़ा, जब बिंदुसार जो है अपने माँ के गर्भ में ही थे तो जो है ना इनके माँ को जो है जहर दे दिया गया था। तो इस जिसके कारण जो है ना इसके माथे पे जो है ना गर्भ में ही इसके माथे पे जो है ना जहर एक बूंद गिर गया, जिसके कारण माथे पे ही जो है ना बिंदु का निशान पड़ गया। इसीलिए जो है ना इसका नाम जो है ना बिंदुसार रख दिया गया, ठीक है। ये बहुत बड़े शासक नहीं हो पाए और ये अपने साम्राज्य का ज्यादा विस्तार नहीं कर पाए, ठीक है। इसका एक पुत्र हुआ अशोक ने भी जो है बहुत क्षेत्र को जो है ना मौर्य साम्राज्य में मिलाया अपने शक्ति के बल पे, ठीक है। जब ये शक्ति के बल पे जो है ना कलिंग को मिला रहे थे युद्ध करके, तो इसी युद्ध में कलिंग युद्ध में जो है ये कलिंग युद्ध के नाम से ही जाना जाता है। कलिंग युद्ध जो है 261 ईसा पूर्व में हुआ था। कलिंग युद्ध में ही बहुत बड़े
क्षेत्र में जो है ना नरसंहार हुआ था, बहुत आदमी की मृत्यु हुआ था, है ना, जिसके कारण जो है ना अशोक जो है ना पिघल कर जो है इसका धैर्य परिवर्तन हो गया, जिसके कारण ये जो है बौद्ध धर्म अपना लिए, जिसके कारण ये क्या है, बौद्ध धर्म अपना लिए। किस कारण बौद्ध धर्म अपनाए थे, तो कलिंग युद्ध में, कलिंग युद्ध में जो है ना बहुत बड़ी मात्रा में जो है नरसंहार हुआ था, बहुत लोगों की मृत्यु हुआ था, बहुत बड़े क्षेत्र में जो है लाशों से बीच गए थे, जिसके कारण जो है ना अशोक का जो है ना धैर्य परिवर्तन हो गया, और धैर्य परिवर्तन के बाद जो है ना बौद्ध धर्म अपना लिए। अब बौद्ध धर्म अपनाने के बाद जो है ना एक मार्ग चुना, धम्म मार्ग, है ना, आगे बताएंगे कि धम्म मार्ग क्या होता है, ठीक है। अब देख लेते हैं मौर्य वंश के स्रोत के बारे में, धम्म के बारे में आगे बताएंगे। देखिए स्रोत में जो है ना मौर्य वंश के स्रोत में जो है ना दो तरह के स्रोत हैं, साहित्यिक स्रोत और दूसरा है पुरातात्विक स्रोत। पुरातात्विक स्रोत, साहित्यिक स्रोत फर्स्ट चैप्टर में भी देखे थे, और जो है ना इस चैप्टर के फर्स्ट क्लास में भी जो है साहित्यिक स्रोत और पुरातात्विक स्रोत दोनों ही देखे थे फर्स्ट क्लास में ही, है ना। प्राचीन भारतीय अध्ययन के स्रोत में जो है ना हम लोग पढ़े हुए थे कि साहित्यिक स्रोत क्या होता है और पुरातात्विक स्रोत क्या होता है। साहित्यिक स्रोत में जो है हो गया इंडिका, मेगास्थनीज का जो है इंडिका, मेगास्थनीज का इंडिका, ये जो है ना मौर्य साम्राज्य के बारे में जो है ना वर्णन करते हैं, है ना, मौर्य वंश के बारे में कि उस समय का समाज कैसे था, अर्थव्यवस्था का आधार कैसा था, और सेना जो है ना कैसे काम करते थे, जो है ना इसमें इंडिका में जो है ना चर्चा किया गया है। और दूसरा में है अर्थशास्त्र, कौटिल्य का जो है अर्थशास्त्र, है ना, कौटिल्य का अर्थशास्त्र जो है ना मौर्य वंश के बारे में संपूर्ण जो है ना जानकारी देते हैं, अर्थशास्त्र, है ना। और बौद्ध धर्म, जैन धर्म के जो है ना अनेक साहित्य है जो है ना मौर्य वंश के बारे में जानकारी देते हैं, मौर्य साम्राज्य के बारे में हमें जानकारी देते हैं। ये दो महत्वपूर्ण पुस्तक है जो है ना मौर्य वंश के बारे में जानकारी देते हैं। अब देखिए साहित्यिक स्रोत के बारे में, साहित्यिक स्रोत के बारे में जो है अभिलेख, है अभिलेख। आप जानते हैं कि अशोक ने जो है ना बहुत सारा अभिलेख लिखवाए हुए थे। अभिलेख देखे आप आगे देखिएगा कि अभिलेख 3 प्रकार के थे, है ना। तो अभिलेख जो है ना मौर्य साम्राज्य के बारे में जानकारी देते हैं, क्योंकि उस अभिलेख पे है ना कुछ लिखा हुआ है, तो राजा के बारे में लिखा हुआ है, ईस्वी लिखा हुआ है, उस समय के प्रशासनिक लिखा हुआ है ना, तो वो सब लिखा हुआ है, जिसके कारण जो है ना कुछ जानकारी हमें मौर्य साम्राज्य के बारे में मिलता है। अब है सिक्का, है ना, सिक्का पर जो है राजा और ईस्वी का नाम रहता है। इसे हमें जो है ना क्रमबद्ध तरीका से जो है ना राजा और उस समय के जो है ईस्वी के बारे में पता चलता है। इमारत कहिए या खंडहर कहिए या किला कहिए, है ना, किला से जो है
हमें कला का उल्लेख मिलता है कि वो किस कला उस समय में जो है ना प्रचलन में था। तो मौर्य काल में जो है वस्तु कला जो है ना प्रचलन में था। कौन सा कला प्रचलन में था? तो वस्तु कला जो है ना मौर्य काल में प्रचलन में था। ये आप जो है ना पटना के जो है कुम्हरार में जाकर के जो है ना देख सकते हैं। अभी भी चंद्रगुप्त मौर्य का जो है ना किला वहां पे मौजूद है, जो किस कला में बना हुआ है? तो वस्तु कला में बना हुआ है। ठीक है, चलिए अब आगे देखते हैं धम्म के बारे में, है ना। अशोक का धम्म जो है बौद्ध धर्म का एक मार्ग है, जिसका अर्थ क्या होता है? धारण करना। जिसका अर्थ क्या होता है? धारण करना। क्या चीज धारण करना? तो मानसिक अनुशासन, संयम, सजगता और दयालुता को धारण करना, वही क्या है? धम्म है। धम्म क्या है? एक बौद्ध धर्म का जो है ना मार्ग है ना, मार्ग है। और इसका अर्थ क्या होता है धम्म का? धारण करना। किस चीज को धारण करना? तो मानसिक अनुशासन, संयम, सजगता और दयालुता को धारण करना। अब है अशोक ने जो है धम्म को अपनाने के लिए जो है ना, धम्म के मार्ग पर चलने के लिए क्या क्या चीज होना चाहिए वो बताए हैं। देखिए 7 बताए हैं कि प्राणियों की हत्या नहीं करना। जिस चीज में भी अगर प्राण हो उसकी हत्या नहीं करना। आप एक माछी या मच्छर को भी मारते हैं ना, वो भी एक हत्या है ना। तो उस चीज को भी नहीं क्या है? नहीं करना है। तो जिस चीज में अगर जान हो उसकी हत्या नहीं करना है, वही क्या है? धम्म का पालन कर सकता है। दूसरा है माता पिता का सेवा करना। तीसरा है वृद्धों का सेवा करना, गुरुजनों का सम्मान करना, मित्रों, परिचितों, दासों के साथ क्या है? अच्छा व्यवहार करना। मतलब दुनिया में प्रत्येक व्यक्ति के साथ क्या है? अच्छा से वार्तालाप करना, अच्छा व्यवहार करना, सभी को एक समान मानना, सबका सम्मान करना, है ना। अब है छठा है अल्प व्यय और अल्प संचय, है ना। कम खर्चा करना और जो है ना अल्प संचय, और कम जो है ना एकत्रित करना। कम मतलब संयोजो कर रखना, ज्यादा संयोजो कर नहीं रखना है ना। और 7वां है सादगीपूर्ण जीवन। सादगीपूर्ण जीवन का हो गया कि साधारण जीवन जीना। अब है अशोक ने जो है ना 5 दुर्गुण बताए हैं। अशोक ने क्या है? 5 दुर्गुण बताए कि कौन, मतलब ये चीज नहीं होना चाहिए। उग्रता, अगर किसी भी व्यक्ति में उग्रता है ये नहीं होना चाहिए, है ना, धम्म पालन के लिए। निष्ठुरता, ये नहीं होना चाहिए। क्रोध भी नहीं होना चाहिए। गर्व और ईर्षा, ये सब क्या, ये 5 चीज नहीं होना चाहिए धम्म पालन के लिए। और क्या क्या चीज होना चाहिए? ये सब होना चाहिए। प्राणियों की हत्या न करना, माता पिता की सेवा करना, वृद्धों की सेवा करना, गुरुजनों की सेवा करना, मित्रों, परिचितों, दासों के साथ क्या है? अच्छा से व्यवहार करना। अल्प व्यय, कम खर्चा जो है ना, और कम जो है ना संचय करना, और है सादगीपूर्ण जीवन जीना। ये क्या है? धम्म पालन के लिए आवश्यक है। अब आगे देखिए अशोक के अभिलेख, है ना। अभी हम लोग पढ़े हुए थे कि मौर्य साम्राज्य के बारे में जो है ना पुरातात्विक स्रोत में। देखिए अशोक के अभिलेख है ना। अशोक के अभिलेख में जो है ना साम्राज्य के विस्तार, धार्मिक दृष्टिकोण जो है ना, ये सब क्या है? अभिलेख में मिलता है। क्योंकि जो है ना प्रत्येक क्षेत्र के अलग अलग हिस्सों में जो है ना अशोक के अभिलेख मिलते हैं, है ना। इसे पता चलता है कि साम्राज्य कहाँ तक था और जो है उस समय का समाज कैसा था। किसे पता चलता है? तो अभिलेख से पता चलता है। और जो है ना अभी जो वर्तमान समय में जो है ना अशोक के 40 अभिलेख प्राप्त हुए हैं। अशोक के कितने अभिलेख प्राप्त हुए हैं? 40। जो कितने प्रकार के हैं? तो 3 प्रकार के अभिलेख है। कितने प्रकार के हैं? 3 प्रकार के हैं। शिलालेख, स्तंभ लेख और गुहा लेख।
शिलालेखों की संख्या कितना है तो 14 है। शिलालेखों की संख्या कितना है तो 14 है। स्तंभ लेख की संख्या कितना है 7 है। और गुहा लेखों की संख्या 3 है। देखिए शिलालेख जो है ना किसी पत्थर पर लिखे जाते हैं, है ना, कहीं पर भी एक पत्थर है वहां पे जो है ना शिलालेख लिख दिया जाता था। और है स्तंभ लेख। स्तंभ लेख का अर्थ हो गया कि लिख करके किसी पत्थर पर लिख करके जो है ना एक पिलर डाल करके जो है ना ऊपर टांग दिया जाता था, उसी को क्या है स्तंभ लेख कहा जाता था। और गुहा लेख, गुहा लेखों की संख्या कितना है 3 है। आपके एग्जाम में पूछा जाता है कि अशोक के शिलालेखों की संख्या कितना है तो 14 है। स्तंभ लेखों की संख्या 7 है और गुहा लेखों की संख्या 3 है ना। और गुहा लेख किसे कहते हैं जो है ना पहाड़ के अंदर गुफा में जो है ना लिखे जाते थे उसे क्या है कहते हैं तो गुहा लेख कहते हैं। पहाड़ के अंदर जो गुफा में जो लिखा जाए उसे गुहा लेख कहते हैं, है ना। इस अभिलेख को किसने पढ़ा था तो जेम्स प्रिसेप ने पढ़े हुआ था। अब आगे देखिए, है ना, मौर्य प्रशासन, मौर्य साम्राज्य के प्रशासन के बारे में कि मौर्य साम्राज्य का प्रशासन किस तरीके से चलता था, है ना। तो मौर्य प्रशासन को जो है 4 भागों में बांट दिया गया है, केंद्रीय शासन, प्रांतीय शासन और नगर शासन और ग्राम शासन। ठीक है, देखिए केंद्रीय शासन में जो है ना राजा के पास ही जो है ना सारी शक्तियां मौजूद था। देखिए राजा सर्वोच्च शासक था, उसके पास जो है कार्यकारी, विधायी और न्यायिक शक्ति किसके पास होता था तो राजा के पास। मंत्री परिषद, राजा को सलाह देने और प्रशासन में सहायता करने के लिए जो है ना मंत्री परिषद का गठन हुआ था। आज के समय में भी क्या है मंत्री परिषद होता है, लेकिन सारा निर्णय कौन लेता है देश का तो प्रधानमंत्री लेता है। उसी प्रकार से जो है ना उस समय में भी प्रत्येक क्षेत्र से जो है ना मंत्री चुने जाते थे, भले ही वो राजा ही चुनता था। अभी के समय में जो है जनता चुनता है, लेकिन उस समय में राजा चुनता था, है ना। सबको एकत्रित करके जो है प्रत्येक क्षेत्र से एकत्रित करके जो है ना मंत्री परिषद का गठन किया गया था। जैसे आज के समय में जो है ना प्रत्येक क्षेत्र से लोग जाते हैं संसद में, जिसका अध्यक्ष कौन होता है प्रधानमंत्री होता है, वैसे ही उस समय में राजा होता था। अब देखिए तीर्थ है ना, देखिए 18 उच्च पदाधिकारियों को जो है ना तीर्थ कहा जाता था, है ना। 18 तीर्थ जो है ना पदाधिकारियों को जो है तीर्थ कहा जाता था, जिसमें जो है मंत्री, पुरोहित, सेनापति और युवराज शामिल थे, है ना। मंत्री तो जानते हैं, पुरोहित जो है ना धर्म गुरु को कहते हैं। पुरोहित किसे कहते हैं तो धर्म गुरु को कहते हैं, जो मंदिर में रहते हैं, है ना, मंदिर का हेड होता है। सेनापति तो जानते ही हैं, सेना का अध्यक्ष, है ना। युवराज जो है ना राजा का ही पुत्र होता था, वो राज परिवार से ही होता था, जिसे क्या है युवराज कहा जाता है। अब देखिए प्रांतीय शासन में, है ना, अशोक के अभिलेख में जो है ना 5 प्रांतों का उल्लेख मिलता है ना। अशोक के जो है अभिलेख में जो है ना 5 प्रांतों का उल्लेख मिलता है। देखिए यहीं से आप जानकारी मिला है, किससे जानकारी मिला है तो अभिलेख से मिला है। तो अशोक के अभिलेख में 5 प्रांतों का चर्चा है, जिसमें जो है ना उदित्य उत्तरापद, जिसका राजधानी कहाँ है तक्षशिला। उदित्य उत्तरापद का राजधानी कहाँ है तक्षशिला है। दूसरा है अवंती, अवंती का राजधानी कहाँ है उज्जैनी। कलिंग का राजधानी कहाँ है तो साली है। दक्षिणापद का राजधानी कहाँ है तो स्वर्णगिरि है। प्राच्य का राजधानी कहाँ है तो पाटलिपुत्र। पाटलिपुत्र वर्तमान समय में कहाँ मौजूद है तो पटना में मौजूद है। कहाँ है पटना में है। और ये तक्षशिला जो है वर्तमान समय में कहाँ है तो पाकिस्तान में है। प्राचीन समय में जो है तक्षशिला जो है ना शिक्षा का केंद्र था। वर्तमान समय में तो क्या कहते हैं उसको आतंकवादी का जो है ना पूरा संरचना वहीं से वो तैयार होता है ना। लेकिन प्राचीन काल में जो तक्षशिला जो है क्या है शिक्षा का केंद्र था। प्राचीन शिक्षा केंद्र, प्राचीन शिक्षा केंद्र था। कौन तो
तक्षशिला, ठीक है। देखिए प्रांतों के राज्यपाल को कुमार कहे जाते थे, प्रांतों के जो है राज्यपाल को क्या कहे जाते थे, कुमार, क्योंकि इसके राज्यपाल जो है ना राज परिवार से ही होते थे, है ना, जितने भी राज परिवार होते थे उनमें से ही ये सब होते थे। अब आगे है नगर शासन, है ना। देखिए मेगास्थनीज के अनुसार नगर का जो है ना प्रबंध 30 सदस्यों का एक मंडल करता था, है ना, जो है किसके अनुसार, मेगास्थनीज की पुस्तक कौन था, इंडिका, इंडिका से जानकारी मिलता है ना। देखिए प्राचीन भारत के जितने भी स्रोत है सभी स्रोत को मिला करके जो है ना मौर्य साम्राज्य के इतिहास का चर्चा किया गया है और मौर्य साम्राज्य के इतिहास के बारे में लिखा गया है। सभी स्रोत से जो है थोड़ा थोड़ा लेकर के मौर्य साम्राज्य का संरचना तैयार किया गया है ना। तो इंडिका से पता चलता है कि जो है ना नगर का जो है ना शासन जो है 30 सदस्यों का एक मंडल करता था, है ना, और जो 6 समितियों में विभक्त था। जो ये 30 सदस्य है कितने समितियों में विभक्त था, तो 6 समितियों में विभक्त था। तो प्रत्येक समिति में कितने सदस्य हो जाएंगे, तो 5। कैसे हो जाएंगे, तो 6 पंचे 30 सदस्य पूर गया, है ना। तो नगर का जो है ना शासन कौन करता था, तो 30 सदस्यों का एक मंडल होता था और जो 6 समितियों में विभक्त था और प्रत्येक समिति में कितने सदस्य होते थे, तो 5 सदस्य होते थे, ठीक है। अब है ग्राम शासन, है ना। ग्राम का मुखिया जो है ना ग्रामीण कहलाता था। ग्राम का एक प्रशासनिक अधिकारी होता था जिसे क्या है, भोजक कहा जाता था। ग्राम का एक प्रशासनिक अधिकारी होता था जिसे क्या कहा जाता है, भोजक कहा जाता है, भोजक कहा जाता है, ठीक है। अब आगे देखिए, ये अब खत्म, मौर्य प्रशासन जो है ना, मौर्य प्रशासन खत्म हो गया। मौर्य प्रशासन जो है ना 12th में जो है ना 5 नंबर में पूछा जाता है। 12th में कितने नंबर में पूछा जाता है, 5 नंबर में। 5 नंबर के साथ साथ जो है ना 2 नंबर में भी पूछा जाता है। 5 नंबर के साथ साथ जो है 2 नंबर में भी पूछा जाता है, तो लिख दीजिएगा, हमें विश्वास है। अब है देखिए मौर्य काल के सैन्य व्यवस्था, है ना, मौर्य काल के सैन्य व्यवस्था, ये आपको 2 नंबर में पूछेगा, है ना। तो देखिए मौर्य शासक जो है ना, जितने भी मौर्य शासक के राजा हुए वो जो है ना अपनी सेना को जो है ना 6 भागों में बांट दिया था। अपनी सेना को जो है ना 6 भागों में बांट दिया गया था। जैसे वर्तमान समय में भी जो है ना थल सेना, वायु सेना, है ना, थल सेना, वायु सेना और नौसेना तीनों काम करते हैं, वैसे ही प्राचीन काल में थे। पैदल सेना, है ना, अश्व सेना जो पैदल चलते थे और ये घोड़े पर चलते थे उसे अश्व सेना कहते हैं। हाथी सेना, है ना, रथ सेना, नौ सेना और सैन्य यातायात, है ना। रथ सेना जो रथ पर जाते थे, ये जो पानी पर नाव से चलते थे उसे नौ सेना। सैन्य यातायात, है ना, सेना को पहुंचाने के लिए एक स्थान से दूसरे स्थान तक पहुंचाने के लिए जो भी सेना रखे गए थे उसे क्या कहा जाता है, सैन्य यातायात। वर्तमान समय में भी जो है ना सैन्य को एक स्थान से दूसरे स्थान तक पहुंचाने के लिए सेना रखे हुए हैं, सेना में से ही चुन करके रखा जाता है ना। अब देखिए मौर्य सबको मिला करके जो है ना एक बहुत बड़ी विशाल सेना बन जाता है ना। मौर्य साम्राज्य के पास जो है एक बहुत बड़ी विशाल सेना खड़ी हो गई। ये 6 को मिला करके जो है ना एक बहुत बड़ी विशाल सेना बन जाता है। अब आगे देखिए सैन्य व्यवस्था पढ़ लिए, है ना। ये 2 नंबर में आपको पूछेगा कि मौर्य काल के सैन्य व्यवस्था का क्या कीजिए, वर्णन कीजिए, तो कर दीजिएगा। अब है मौर्यकालीन न्याय व्यवस्था, ये भी आपको 2 नंबर में पूछेगा, है ना। देखिए मौर्य काल में न्याय व्यवस्था जो है ना का सर्वोच्च अधिकारी जो है ना राजा होता था, पहले भी पढ़े हैं, है ना। मौर्यकालीन न्याय व्यवस्था 2 प्रकार की थे, धर्म स्तरीय न्यायालय, है ना, और कंटक शोधक न्यायालय। धर्म स्तरीय न्यायालय में जो है ये दीवानी न्यायालय था, इसमें जो है राजस्व संबंधी मामले देखे जाते थे। राजस्व संबंधी अगर कोई व्यक्ति जो है ना
कर वसूली करके अगर राजकोष में अगर जमा नहीं करता है तो ये अपराध है। इसका न्याय जो है ना कौन करता था, तो राजा करता था, है ना। तो ये किस में होता था, तो धर्मस्तरीय न्यायालय में होता था। और दूसरा है कंटक शोधक न्यायालय, है ना। तो इसमें मारपीट, झगड़े, फौजदारी मामले देखे जाते थे। ये नॉर्मल है, अपने में अपने लड़ लेना, तो ये सब काम तो राजा नहीं कर सकते थे। इसीलिए जो है ना इसको अलग रखा गया कंटक शोधक न्यायालय में, ठीक है। और ये मारपीट झगड़े जो है ना, कोई भी एक राजा के द्वारा चुने हुए न्यायालय था और राजा के चुने हुए व्यक्ति वहां पर क्या करते थे, न्याय करते थे, उचित न्याय करते थे, ठीक है। तो देखिए मौर्यकालीन न्याय व्यवस्था। अब आगे देखिए मौर्यकालीन गुप्तचर व्यवस्था। ये भी आपको 2 नंबर में पूछता है। ये भी आपको क्या है, 2 नंबर में पूछता है। ये पूछा हुआ भी क्वेश्चन है। मौर्यकालीन गुप्तचर व्यवस्था को जो है ना 2 तरह के थे। मौर्यकाल में जो गुप्तचर व्यवस्था कितने तरह के थे, 2 तरह के थे, संस्था और संचारण, है ना। संस्था जो है एक स्थान पर रह करके गुप्तचर करते थे, है ना। एक स्थान पर जो है ना चले गए राजा के द्वारा जो गुप्तचर चुने जाते थे, वो एक स्थान पर जा करके जो है रह करके जो है ना सरकार राजा को जो है इंफॉर्मेशन देता था दुश्मनों का, ठीक है। ये एक स्थान पर आकर के गुप्तचर करते थे। संचारण है, ये जो है ना भ्रमणशील होते थे। ये एक स्थान से दूसरे स्थान पर जा करके जो है ना दुश्मनों का इंफॉर्मेशन जो है ना राजा के पास भेजता था। ये विभिन्न स्थानों पर जा करके जो है ना जानकारी इकट्ठा करते थे और राजा को भेज देते थे। चलिए गुप्तचर व्यवस्था भी देखिए, मौर्यकाल की गुप्तचर व्यवस्था। अब आगे देखिए, है ना मौर्यकालीन अर्थव्यवस्था, है ना। मौर्यकालीन अर्थव्यवस्था कि मौर्यकाल में जो है ना उस समय के लोग जो है ना अपना जीवन यापन जो है ना किस काम को करके करते थे, है ना। तो देखिए मौर्य काल में जो है ना अर्थव्यवस्था को हम निम्नलिखित बिंदु से समझ सकते हैं। जैसे कृषि, मौर्य काल में जो है ना कृषि बहुत महत्वपूर्ण था, है ना। कृषि मौर्य काल का जो है अर्थव्यवस्था का मुख्य आधार था, है ना। मुख्य आधार होने के कारण जो है यहाँ पर एक झील का निर्माण किया गया। कौन से झील का निर्माण किया गया, तो सुदर्शन झील का निर्माण किया गया था, है ना। और तीसरा है किसानों से भूमि राजस्व लिया जाता था, है ना। भाई अब खेती अगर कोई कर रहा है तो खेती करके जो है टैक्स के रूप में जो है ना कुछ अनाज जो है ना राजकोष के लिए भेज देते थे, ठीक है। अब दो प्रकार की भूमि का उल्लेख मिलता है, देव मात्रक और अदेव मात्रक, है ना। एक उपजाऊ भूमि था, एक अनुपजाऊ भूमि था। अनुपजाऊ भूमि में जो है कम टैक्स लगता था और उपजाऊ भूमि में जो है अधिक टैक्स लगता था। जैसे अगर अनुपजाऊ भूमि है उसमें जो है 3 साल 4 साल जो है ना खेती करने के बाद जो है ना 3-4 साल के लिए जो है ना छोड़ दिया जाता था। फिर उसमें उर्वरक क्षमता आ गया 3-4 साल में, फिर उसमें खेती 3-4 साल के उसमें का उर्वरक क्षमता खत्म हुआ, फिर जो है ना उसको 3-4 साल के लिए छोड़ दिया गया। तो वैसे ही जो है ना वर्तमान समय में भी क्या है, 2 तरह के खेत होते हैं, एक उपजाऊ खेत होता है, एक अनुपजाऊ खेत होता है। लेकिन बिहार में जो है ना प्रत्येक साल बाढ़ आता है, यूपी बिहार में तो प्रत्येक साल बाढ़ आता है। अब बाढ़ आने के कारण जो है ना बाढ़ जो है ना अपने साथ उर्वरक लेकर के आता है, जलोढ़ मिट्टी लेकर के आता है, और जलोढ़ मिट्टी में जो है ना उर्वरक क्षमता पाया जाता है। क्यों पाया जाता है, वो आप 10th में भी पढ़े होइएगा ज्योग्राफी में, है ना, कि उर्वरक क्षमता कहाँ से आता है, ये देख लिए, ठीक है। कि एक देव मात्रक था और एक अदेव मात्रक था। अब आगे देखते हैं व्यापार, है ना। मौर्य काल में जो है ना व्यापार कैसे होते थे, तो देखिए मौर्य काल में जो है ना व्यापार 2 तरीके से होते थे, एक है आंतरिक और एक है बाह्य व्यापार, है ना। आंतरिक व्यापार भी होते थे कि जैसे साम्राज्य के अंदर जो मेन जगह है, जो केंद्र है ना,
क्षेत्र का केंद्र है, मार्केट है ना, वहां से एक स्थान से दूसरे स्थान पर जो है ना व्यापार होता था। एक बाह्य व्यापार है ना, तो विदेश से भी व्यापार होता था, जैसे सीरिया, फारस है ना, ये सब से जो है ना, मिस्र, ये सब से व्यापार होता था। अब देखिए आंतरिक व्यापार कहाँ कहाँ था, तक्षशिला, काशी, उज्जैन है ना, कौशाम्बी, तोसाली है ना, ये जो है ना केंद्र था। क्या था? व्यापार का केंद्र था, है ना, आंतरिक व्यापार का केंद्र था। और देखिए बाह्य व्यापार का केंद्र रोम, सीरिया, फारस, मिस्र और अन्य बहुत सारे पश्चिमी देश है, जिसके साथ जो है ना मौर्य काल का व्यापार होता था। ये व्यापार दो तरीके से होता था, है ना, एक स्थल से होता था और एक पानी से भी होता था, है ना। हवाई क्षेत्र जो है ना उस समय में नहीं था, क्योंकि उस समय में व्यवस्था ही नहीं था। अभी ना जो व्यापार है वो तीन तरीके से होता है ना, जल से भी होता है, स्थल से भी होता है और हवाई से भी होता है, ठीक है। अब देखिए व्यापार को जो है ना राज्य द्वारा विनिमय किया जाता था, है ना, राज्य के द्वारा व्यापार को जो है ना राज्य के द्वारा एक दूसरे को जो है ना खरीद बिक्री होता था। अब देखिए शिल्प और उद्योग, है ना, शिल्प और उद्योग मौर्य काल में जो है धातु, वस्त्र और अन्य वस्तु का उत्पादन होता था। उस समय में जो है ना धातु का भी जो है ना काम होता था, वस्त्र का भी काम होता था, अन्य बहुत सारे वस्तु है, खिलौना हो गया, जो है ना लघु उद्योग जितना भी था उस समय में बहुत ही प्रचलन में था। देखिए अब दूसरा खनन, धातु कर्म के क्षेत्र में काफी प्रगति किया था। कौन? तो मौर्य काल जो है ना, उस समय में जो है ना बहुत ही कीमती वस्तु सब मिलते थे, जैसे लोहा, ये सब जो है ना प्रचलन में आ गया हुआ था। अब देखिए शिल्पकारों को जो है ना राज्य द्वारा संरक्षण की दिया जाता था। जो शिल्पकार थे उसको जो है ना राज्य के द्वारा जो है ना राजा के द्वारा जो है ना संरक्षण प्रदान किया जाता था। क्यों? क्योंकि या तो विदेशी ले जाते थे या तो उसे कोई मार देता था, जिसके कारण जो है ना राजा के द्वारा उसको संरक्षण दिया गया था। अब आगे देखिए, है ना, मौर्य कला एवं स्थापत्य कला, मौर्य कला और स्थापत्य कला को हम लोग देखते हैं। देखिए मौर्य कालीन कला एवं स्थापत्य कला को निम्नलिखित बिंदु से क्या है हम लोग समझ सकते हैं। जैसे राजप्रसाद, राजा का किला जिसे राजप्रसाद कहा जाता है। पाटलिपुत्र पटना में जो है ना चंद्रगुप्त मौर्य का जो है राजप्रसाद जो है ना वास्तुकला का उदाहरण है। हम पहले भी बताए हैं कि जो है ना पाटलिपुत्र कुम्हरार में पड़ता है, पटना के कुम्हरार में जो है ना, पटना में पड़ता है, पटना के कुम्हरार में जो है ना चंद्रगुप्त मौर्य का किला है। और पाटलिपुत्रा में भी जो है ना छोटे छोटे जो है ना किला है, जहां पर जो है ना आप लोग वास्तुकला का उदाहरण देख सकते हैं। अब स्तूप है, स्तूप के बारे में पता ही होगा कि अशोक ने जो है बौद्ध धर्म अपनाने के बाद जो है लगभग बोला जाता है ऐसा कि 84,000 स्तूप बनवाए थे। कितने? 84,000 स्तूप बनवाए थे, जो है जिसमें राजस्थान के जो है ना, राजस्थान के सांची में जो है ना मौर्य वस्तु का उदाहरण देख सकते हैं। राजस्थान के सांची जगह है, जिला है राजस्थान में, वहां पे जो है एक स्तूप बना है जिसका नाम क्या है? सांची का स्तूप। उसमें जो है ना मौर्य वास्तुकला का उदाहरण आप लोग देख सकते हैं। अब आगे देखिए सामाजिक जीवन, मौर्य काल का सामाजिक जीवन मेगास्थनीज के अनुसार लोगों का नैतिकता जीवन जो है ना ऊंचा था। नैतिक जीवन क्या था? ऊंचा था। नैतिक का मतलब हो गया कि ईमानदारी कितना था, बहुत ही ईमानदार उस समय के व्यक्ति थे। नैतिकता का अर्थ यही होता है कि लोग कितने ईमानदार थे। लोग अपने घर में ताला नहीं लगाते थे, क्योंकि ईमानदार थे, इसीलिए तो जो है ना सब एक दूसरे पे विश्वास था, इसीलिए जो है ना कोई भी व्यक्ति अपने घर में ताला नहीं लगाते थे। सत्य बोलते थे, चोरियां कम होती थी, समाज में स्त्रियों का स्थिति क्या था? ठीक था।
ईमानदार भी था, ईमानदार था तभी तो वो झूठ नहीं बोलते थे, अपने घर में ताला नहीं लगाते थे, चोरियां नहीं होती थी, और समाज में जो है ना स्त्रियों को जो है ना महत्व दिया जाता था। इसीलिए जो है ना मौर्य साम्राज्य जो है इतना विशालकाय हुआ और इतना ज्यादा महत्वपूर्ण हुआ इतिहास में। अब है शिक्षा एवं साहित्य, है ना, शिक्षा एवं साहित्य। देखिए तक्षशिला जो है शिक्षा का प्रधान केंद्र था, शिक्षा जो है ना प्रधान केंद्र था। ये तक्षशिला जो है ना पाकिस्तान में पड़ता है। कहाँ पड़ता है? तक्षशिला पाकिस्तान में पड़ता है। तर्क शास्त्र, यहाँ पे तर्क शास्त्र, त्रयीवर्ता, कृषि, पशुपालन एवं व्यापार, दंड नीति, 4 प्रकार की शिक्षाओं का उल्लेख मिलता है। यहाँ पे जो है तर्क शास्त्र, त्रयीवर्ता, कृषि, पशुपालन और व्यापार और दंड नीति का जो ना पढ़ाई होता था, है ना। यहाँ पर वेद को भी पढ़ाए जाते थे, है ना। अब देखिए अर्थशास्त्र में मिलता कौटिल्य का अर्थशास्त्र, सुबंधु की वासदता, अभिधम पिटक इस युग की प्रमुख पुस्तक है। इस युग का प्रमुख पुस्तक क्या है? कौटिल्य का अर्थशास्त्र, सुबंधु की वासदता, अभिधम पिटक। बताया कि शुरू में बताया कि बौद्ध और जैन धर्म के जो है ना बहुत ही महत्वपूर्ण जो पुस्तक सब है उसमें जो है ना मौर्य साम्राज्य के बारे में चर्चा किया गया है ना। अब देखिए अब आ गया गुप्त वंश, है ना। गुप्त वंश को जो है ना हम लोग अगले क्लास में जो है ना हम लोग कवर करेंगे, ठीक है। और इस चैप्टर को हम लोग खत्म करेंगे, उसके बाद हम लोग ऑब्जेक्टिव सेशन चलाएंगे और जो है ना ऑब्जेक्टिव सेशन चला करके जो है इस चैप्टर को कंप्लीट करके अगला चैप्टर पर ध्यान देंगे, ठीक है। तो मिलते हैं अगले क्लास में, ठीक है।